अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद जो कि नाइट ड्यूटी करते थे, अक्सर सुबह 3 या 4 बजे के करीब घर लौटते थे। उनका काम देर तक रहता था, इसलिए जब वो वापस आते तो सड़कें बिल्कुल सुनसान होती थीं। वो अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते, मगर हमारे फ्लैट्स के ब्लॉक पर गाड़ी खड़ी करने के बजाय वो उसे मेरे दादा दादी के घर छोड़ देते, जो कि सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर है हमारे घर से। दादा दादी के और हमारे घर के दरमियान एक कब्रिस्तान था। बचपन में मुझे याद है कि मैं चंद मरतबा उसके पास से गुजरा था। एक दिन जब उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था तो मेरी शरारत कह लें आप, मैं अंदर चला गया। रात काफ़ी थी। लोहे का वो पुराना दरवाज़ा जो कि खोलते और बंद करते वक्त आवाज़ करता था। अंदर एक तंग सी राह थी और जिसके साइड पर कुछ कब्रें भी थीं। कब्रों की कतार इतनी गहरी थी कि बीच से गुजरना एक दबाव जैसा महसूस करवा सकता था उस वक्त। दिन में तो ये जगह इतनी खौफनाक नहीं लगती थी, मगर रात को सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंधेरे में वो सुकून, और ऐसा लगता था कि साए खुद तुम्हें घूर रहे हों। खैर, मैं आप सबके साथ मेरे वालिद की कहानी शेयर करता हूँ जो उनके साथ हुई। एक रात लंबी शिफ्ट के बाद मेरे वालिद गाड़ी चलाकर घर आ रहे थे। उन्होंने गाड़ी दादा दादी के घर के पास पार्क की। मेरे वालिद जो कि कभी कभार सिगरेट पी लिया करते थे, उस रात उन्हें आते हुए सिगरेट पीने की तलब हुई। कहते हैं कि जैसे कभी कभी दिल में सिर्फ एक चीज़ अटक जाती कि बिना जैसे उसे पाए तसल्ली नहीं होती, कुछ इस टाइप ही। उन्होंने कुछ दुकानों पर जाकर देखा, मगर सब बंद हो चुकी थी उस वक्त। फिर याद आया कि कब्रिस्तान के पास एक पुरानी नाई के दुकान के साथ एक दुकान है जो कि अक्सर इस वक्त खुली हुई होती है। सुबह के 3 बज रहे थे और सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ थी। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि हवा बहुत भारी सी हो गई है, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक उन्होंने दूर से हल्की सी आवाज़ें सुनी। पहले लगा शायद लोग रात देर तक बैठकर गपशप कर रहे हैं यहाँ पर, मगर इतनी रात को, और वो भी इस जगह। आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, हंसने की, बर्तन टकराने की और धीमी सी गुफ्तगू की गूंज, जैसे कोई महफिल चल रही हो। फिर उन्हें समझ आया कि ये आवाज़ें किसी गली या घर से नहीं, बल्कि उस कब्रिस्तान के अंदर से आ रही हैं। वो वहीं रुक गए। दिल में अजीब बेचैनी उठने लगी, मगर सिगरेट लेने की ज़िद में वो उस दुकान तक चले गए। जब उन्होंने वहाँ से सिगरेट ली, तब तक वो आवाज़ें ख़त्म हो गई थी। ऐसी खामोशी छा गई कि हंसने की आवाज़ भी अब खौफनाक ना थी। दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। उन्होंने वो सिगरेट जलाया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें पीछे से कोई घूर रहा है। हर बार उन्हें महसूस होता कि नज़रें उनकी पीठ पर है किसी की। जल्दबाजी में वो वापस मुड़ने लगे। तभी धीमी धीमी कदमों की आहट उनके पीछे से आने लगी। पहले लगा शायद उनकी सोच है, उनका ख्याल है, मगर आहट बढ़ रही थी, करीब होती जा रही थी। उनका दिल कहता था कि पीछे ना देखो, मगर एक सोच जो कि बार बार उन्हें पीछे देखने पर मजबूर करती थी। आंख उठाई तो कब्र के दरमियान एक लंबा सा साया खामोश खड़ा था, बिल्कुल सीधा उनकी तरफ देख रहा था। वो वालिद साहब कहते हैं कि मैं तो उस वक्त पूरा कांपने लग गया था। भागना चाहता था, मगर पाँव जैसे बोझ से बन गए हों और वजनी हो गए हों। कोशिश की कि गाड़ी तक पहुंच जाऊं दोबारा, ताकि मुझे दोबारा चलकर घर ना आना पड़े। जल्द कदम उठाए, जैसे कि वो चाह रहे हों कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मगर महसूस कर रहे थे कि वो साया और नज़दीक आता जा रहा है उनके, बिना किसी हट के। जब वो गाड़ी के करीब पहुंचे और एक बार पीछे देखा तो ये मंजर सामने था। कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक इंसान सा खड़ा था। चेहरा सफ़ेद, आंखें सूनी और ठंडी सी नज़र उन पर जमाई हुई थी। मेरे वालिद होश को बैठने के करीब थे। वो भागते हुए गाड़ी तक पहुँचे, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लॉक किया और बिजली की तरह गाड़ी भगा दी। बाद में मुझे उन्होंने ये भी बताया कि मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खौफज़दा था कि शुक्र है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो गया। आज तक वो उस रात के बाद कब्रिस्तान से पैदल गुजरने की हिम्मत नहीं करते रात के वक्त। हर दफ़ा जब हम गाड़ी में वहाँ से गुजरते हैं तो वो ये वाक़या याद करके हिल जाते हैं। उन्हें यकीन है जो उन्होंने देखा वो शायद इंसान था, रूह नहीं। और उनके लिए ये बात और ज़्यादा खौफनाक है कि कोई इंसान कब्र के दरमियान रात को हंस रहा हो, आवाज़ें निकाल रहा हो और सिर्फ आपको घूर रहा हो। न जाने वो क्या था, लेकिन मेरे वालिद को ये वाक़या नहीं भूलता और वो अक्सर हमें ये वाक़या दोबारा दोबारा सुनाते भी रहते हैं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ दोस्तों ने रात साहसिक सफ़र करने का फ़ैसला किया। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब हम बजूका से निकलकर मरी के पुराने अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। ये कब्रिस्तान धुंधली पहाड़ियों के दरमियान था। देवदार के दरख्तों से घिरा हुआ और एक पुरसकून जगह थी ये। सफ़र लगभग आधे घंटे का था। गाड़ी में बैठे सब लोग कहानियाँ सुन चुके थे। कई मशहूर अंग्रेज़ों की कब्रें थी उस कब्रिस्तान में। वहाँ की एक और कहानी भी मशहूर थी कि वहाँ एक छोटी लड़की को जो ज़िंदा दफन कर दी गई थी और अब कभी कभी रात को मदद के लिए चीखती थी वहाँ से। हालांकि वो आवाज़ उसकी हो या ना हो, लेकिन अक्सर वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने वो चीख सुनकर इसी लड़की को याद किया। हमने वहाँ जाते हुए एक हल्का सा सामान लिया, जैसे कि टॉर्च, बैटरी और कुछ औजार। जब हम कब्रिस्तान पहुँचे तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। खैर वो दीवारें तो छोटी ही थी। हम सब एक एक करके वो दीवार फलांकर अंदर की तरफ चल दिए। जैसे ही हम वहाँ कदम रखते हमें 3 बार दस्तक की आवाज़ आई, फिर खामोशी। हमने महसूस किया कि कोई तो है जो हमारे पीछे है। कदमों की आवाज़ आ रही थी हमें। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? मगर कोई जवाब ना आया। जितना गहरा हम चल रहे थे उतनी ही गंदक जैसी बदबू तेज़ होती जा रही थी वहाँ पर। लेकिन हम आगे बढ़ते गए। कब्रिस्तान के दरमियान हमें दूर से हल्की ढोलकी जैसी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह हैरानी की बात थी हमारे लिए कि कब्रिस्तान में ये ढोलक जैसी आवाज़ क्यों आ रही है। ये बिल्कुल समझ से बाहर थी, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता था और हमने कोई इंसान नहीं देखा था जो हमसे आगे चला गया वहाँ पर। कब्रिस्तान घने जंगल से घिरा हुआ था। ना घर, ना बिजली, ना पोल, ना बंदा, ना बंदे के साथ। इसी वक्त हमें एक और आवाज़ सुनाई दी। पहले बहुत हल्की थी वो आवाज़, लेकिन ध्यान से सुनने पर मालूम हुआ कि किसी बच्ची की दबी दबी रोने की चीख आ रही है, जो एक पुरानी कब्र के पीछे से आती लग रही थी हमें। मेरे दोस्त ने धीमी आवाज़ में कहा, ये वही छोटी लड़की है क्या? हम सब जम गए। वो किस्सा हमें फ़ौरन याद आया जो हमें हमारे बड़ों ने बताया गया था कि यहाँ पर एक जिंदा लड़की को दफन कर दिया गया था। लोग कहते थे कि कुछ रातों में अब भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। वो समझ नहीं पाती कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। हमने अपने डर के बावजूद उस आवाज़ का पीछा किया जो हमें एक छोटी सी कब्र तक ले गई, जो पत्तों से ढकी हुई थी और जहाँ सिर्फ एक पुराना पत्थर लगा हुआ था। जैसे ही हम करीब पहुँचे, रोना बंद हो गया। हम चुप खड़े रहे कि अचानक खरोचने की आवाज़ आने लगी। हम तेज़ी से पीछे हट गए। आगे चलकर हम काफ़ी पुरानी कब्रों तक पहुंच गए, जो कि अब काफ़ी ख़राब हालत में थी। कुछ देर तक तो कुछ ना हुआ, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा स्वेटर खींचकर झटका दिया है मुझे। मैं समझा मेरा दोस्त है, लेकिन पीछे घूमा तो कोई करीब ना था मेरे। मैंने बात छुपाई और कुछ और देखने, एक्सप्लोर करने लगा। उस वक्त हमें करीब के एक दरख्त से आवाज़ आई, जैसे कोई रस्सी आहिस्ता हिल रही हो। हमने वहाँ टॉर्च की, लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। तब हमने फ़ैसला किया कि रूह से राब्ता करने वाला जहार चलाया जाए। वहाँ पर हमने ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाईं कि कोई है, यहाँ पर कोई है तो हमें जवाब दे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमने फ़ौरन वापस दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। इसी वक्त वो दोबारा बदबू आना शुरू हो गई, और इस मर्तबा और ज़्यादा तेज़। गाड़ी के पास पहुँचे तो रास्ते के आखिरी सिरे पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया हमें। एक स्याह सा साया गुजरा, मगर उसे साफ पहचानना मुश्किल था कि वो कौन है। हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि वो कुछ गायबी चीज़ थी, लेकिन उस वक्त हम बिल्कुल तैयार थे वापस जाने के लिए घर। हमने गाड़ी निकाली और वहाँ से निकल गए। ये हमारी रात के लिए काफ़ी था, जो हमारे साथ पहले ही हो चुका था, और उस पुराने अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में हम कभी वापस नहीं गए दोबारा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। शादी से पहले की गर्मियों के दिनों में मैं अपने शहर लाहौर वापस आई ताकि अपनी पुरानी स्कूल की दोस्तों के साथ वक्त बिता सकूं। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त रुखसाना के घर रही, जो अभी तक गैर शादीशुदा है। स्कूल के दिनों से लेकर हमारी ग्रेजुएशन तक
हम एक दूसरे के बहुत करीब रहे थे। एक रात हम उसके घर के बेसमेंट में बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे जब उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में हमने एक लिस्ट लिखी थी जो हम शादी से पहले करना चाहते थे। ज़्यादातर चीज़ें सफ़र और मज़ीद तरीक़ों से ज़िंदगी जीने के मुतालिक थीं जो हम पहले ही कर चुके थे, मगर एक बात जो अब तक रह गई थी वो थी लाहौर के एक पुराना कब्रिस्तान, सब्ज़ औरत वाला कब्रिस्तान के रात के अंधेरे में वहाँ अकेले जाकर उसका मुशाहिदा करना। जब हम छोटी थी हमें पैरानॉर्मल चीज़ों में दिलचस्पी थी। हम पुराने और सुनसान मकान देखने जाती थीं, तस्वीर लेती थीं और आवाज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करती थीं। हमें एकदम जज्बा आया कि हमने रात के लगभग 1 बजे उस कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। ये कब्रिस्तान असल में किसी और नाम से मशहूर था, मगर स्कूल में सब इसे सब्ज़ औरत वाला कब्रिस्तान कहते थे क्योंकि अफवाह थी कि एक सब्ज़ रंग की औरत वहाँ रात के अंधेरे में घूमती है। हमने गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे पर रोकी, फेंस पर चढ़कर अंदर दाखिल हुए और कब्रें देखने लगे। हमें जल्दी महसूस हुआ कि हम कोई कैमरा या रिकॉर्डर नहीं लाए और जो शौक़ हमें जवानी में था अब वो उतना दिलचस्प नहीं रहा था। मगर अब भी रुखसाना के साथ शरारत करने का मज़ा अलग ही था। हम कब्रें देखते थे, फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाते थे। मज़ीद डर महसूस किए बगैर हम इधर उधर फिरने लगे। कब्रिस्तान शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए दूर कहीं गाड़ियों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद हम घास पर बैठ गए और बातें करने लगे जब रुखसाना ने अंधेरे में किसी जगह इशारा किया। वो क्या है? मैंने देखा तो एक छोटी सी नारंगी रोशनी की झलक नज़र आई। मैं हल्की सी सीधी हुई ताकि उसे देख सकूं कि वो है क्या। मुझे लगा शायद वो किसी सिगरेट की रोशनी हो सकती है। मैंने धीरे से कहा, शायद कोई और भी यहाँ है, चलो अब हमें कोई तंग नहीं कर सकता। रुखसाना ने मज़ीद ज़ोर से हाथ हिलाकर उस रोशनी की तरफ इशारा किया, मगर फिर एक भारी आवाज़ ने हमें सख्त तरीके से पुकारा, चल निकल जाओ, नहीं तो यहाँ से मैं तुम्हें निकालूंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई और रुखसाना ने चीख कर कहा, तुमने क्या कहा? मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ खींचने लगी। रुखसाना वापस चीख रही थी, मगर उस आदमी ने फिर कुछ नहीं कहा। हम गाड़ी तक पहुँचे और फ़ौरन निकल आए। रुखसाना सारी रात गुस्सा करती रही कि किसी अजनबी ने हमें डरा दिया, लेकिन मैंने उसका दिमाग ठंडा कर दिया और जब हमने रास्ते में एक ढाबे से खाना खाया, मुझे इस बात पर हंसी भी आई, मगर अंदरूनियत में मैं इतनी डरी हुई थी कि रात भर नींद नहीं आई। मैंने रुखसाना को नहीं बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात अभी किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन उस अजनबी की बात ने मुझे हिला कर रख दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने घर वापस जा रही थी तो मुझे एक बार फिर से उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने का दिल किया। रात ढल रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ गाड़ी रोकी और अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ देखा। कुछ देर तक सब ठीक लग रहा था, मगर फिर उसी जगह एक छोटी नारंगी रोशनी दोबारा चमकने लगी। मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ से गाड़ी मोड़ ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ चीज़ें सिर्फ मजाक नहीं होती। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और ये वाक़या कराची के एक पुराने इलाके बंज रोड पर एक पुरानी हवेली में हुआ है। उस रात हम सब एक जगह जमा थे क्योंकि हमारे घर में एक छोटा फैमिली फंक्शन था। जब वो फंक्शन ख़त्म हुआ और जब सब लोग जाने लगे तो मेरी खाला ने मेरी माँ से पूछा कि क्या वो रात यहाँ गुजार सकती हैं, क्योंकि मेरी कज़न 1 घंटा पहले, जो कि बहुत छोटी थी, वो सो चुकी थी। मेरी माँ ने इजाज़त दे दी और फिर दोनों ने बैठक कर फर्श पर गद्दे बिछाना शुरू किए। जब तक वो सब तैयार हो चुके थे रात काफ़ी गुजर चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग नींद के आगोश में चले गए। मेरी रात के बीच कहीं आँख खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या टाइम हो रहा है। फिर मेरी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी।
मैंने देखा कि एक छोटी लड़की दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी है। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। ये नज़ारा देखकर जैसे मेरी सांस ही रुक गई हो। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी भांजी नींद में चल रही है, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और वापस लेट गया। मेरी आंखें भारी महसूस होने लगीं और मैं दोबारा सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने सुना कि मेरी माँ और खाला आपस में कुछ बात कर रही हैं। मुझे ताज्जुब हुआ, इसलिए मैं उनके पास गया और पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। मेरी खाला ने मुझे बताया कि उनके साथ रात को एक अजीब वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा कि रात को अचानक उनकी आँख खुली, मगर वो हिल नहीं पा रही थी। ये सोचकर ही उनका दिल घबरा गया था। फिर उन्होंने सुना कि सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हो रही है। जब उन्होंने देखा तो एक अनजान छोटी सी लड़की जो 2 चुटियाँ बांधे हुए और बालों में लाल रिबन लगाए हुए थी, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जो कि मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मेरी खाला बेहरकत बैठक के फर्श पर लेटी रही। जब वो लड़की वापस नीचे आई तो वो सीधा मेरी खाला को देख रही थी। फिर अचानक वो लड़की तेज़ रफ्तार से नीचे खाला की तरफ भागती हुई आई और उन पर छलांग लगा दी। इसी वक्त मेरी खाला ज़ोर से चीख मार कर उठ गई और उनकी चीख सुनकर मेरी माँ और अब्बू फ़ौरन उनके पास भाग कर आए। मैंने उनसे कहा कि मैंने भी एक लड़की देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मेरी भांजी थी। लेकिन जब मेरी खाला ने जो लड़की देखी उसका बयान दिया तो मुझे समझ आया कि ये मेरी भांजी नहीं थी। ये इत्तेफाक बहुत अजीब था। कैसे हो सकता है कि मैं पूरी तरह होश में था, चल रहा था, जब मेरी खाला ने स्लिप पैरालिसिस का सामना किया, लेकिन हम दोनों ने एक ही लड़की देखी थी। क्या ये कोई रूह थी या फिर कोई शैतानी मौजूदगी? वो लड़की हमारे घर में हमारी खाला पे क्यों हमलावर हो रही थी? मुझे लगता है कि ये सवाल कभी जवाब नहीं पाएगा। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलीना है। हमने अपना पहला घर लाहौर के एक पुराने इलाके मोजंग में ख़रीदा। ये 900 स्क्वायर फुट का था। एक छोटा मगर आरामदा मकान था जिसमें 3 कमरे और एक बड़ा सेहन था। ये एक बेहतरीन जगह थी एक घराना बनाने के लिए। मैं अपनी शादी से पहले अपने वालिदैन के साथ रहता था, इसलिए ये सब मेरे लिए नया था। बचपन से मैं भूतों की कहानियाँ सुनता आया हूँ और मुझे हमेशा पैरानॉर्मल चीज़ों में दिलचस्पी रही है, लेकिन मैंने कभी खुद ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की है। शुरू के कुछ महीने बिल्कुल आम गुजरे, फिर धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगी। एक दिन मैं किचन में अकेला था, खाना बना रहा था, जब अचानक एक कॉइन काउंटर टॉप पर गिरा। मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया था, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। पैसे हवा में से गिर नहीं सकते थे, लेकिन ये पैसे बिल्कुल ऐसे ही सामने आए थे मेरे। कभी कभी जब मैं और मेरा शौहर टीवी देख रहे होते थे तो लैंप खुद ब खुद बंद हो जाता था, या अगर पहले से बंद होता तो अचानक जलबुझ होने लगता था। टीवी भी कभी कभी बेवजह बंद हो जाता था। हम मजाक में कहते कि शायद भूत को ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया, लेकिन हमें समझ आ रहा था कि ये सब अजीब है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था जब मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना आया। एक रात मेरा शौहर और उसका दोस्त समीर हमारे घर आए। समीर बहुत बड़ा ताकतवर आदमी था जो हमेशा कहता था कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। मेरा शौहर उसके साथ छत पर बैठकर गपशप कर रहा था और मैं थक कर कमरे में सो गई थी। बस आंख लगने ही वाली थी कि अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आई जो मुझे झटके से जगा गई। मुझे लगा कि शायद उन्होंने कोई भारी चीज़ गिरा दी है। मैं उठकर ड्राइंग रूम तक गई और देखा कि मेरा शौहर वहीं जमा हुआ है, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम यूं ही क्यों खड़े हुए हो? उसने कांपते हुए उंगली से एक तरफ इशारा किया और बोला, वो देख। मैंने देखा तो हमारी फ्लोरिंग का मेटल का ग्रिल जो हवा के लिए था अपनी जगह से उड़ा हुआ कमरे के दूसरे कोने में पड़ा हुआ था। दीवार में एक गहरी दरार थी जहाँ से ये टकराया हुआ होगा।
मेरा शोहर जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, फिर भी उसकी आवाज़ से डर समझ आ रहा था। उसने कहने की कोशिश की कि शायद ये बिल्ली की वजह से गिरा होगा, लेकिन उस वक्त हमारी बिल्ली हमेशा की तरह एक कुर्सी पर सो रही थी। उस रात जब हम दोनों बिस्तर पर लेट गए, तभी हमारे बेडरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंधेरे में एक काली परछाई दिखाई दी जो फिर अचानक हवा में घुल गई थी। हम समझने लगे कि शायद कोई घर में घुस आया है, लेकिन जब लाइट ऑन की तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। मेरा शोहर पूरे घर का चक्कर लगाने लगा और वापस आकर बोला, बिल्ली ने किया होगा। मुझे यकीन था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देखता रहता है। कभी कभी ये एहसास अच्छा लगता था, जैसे कोई हिफाजत कर रहा हो, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही अजीब और डरावना लगता था। जब हमारे बेटे ने चलना सीखा और उसके कमरे में मोटा कारपेट लगाया गया तो एक और अजीब वाक़या होने लगा। हर रात जब हम सो जाते थे, हमें महसूस होता था कि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और फिर हल्के कदम सुनाई देते जो कॉरिडोर में जाते थे। हर बार जब हम उठकर देखते तो हमारे बेटा आराम से अपनी जगह पर सो तो रहा होता था। ये चीज़ हर रात होने लगी थी। हर बार मेरा शोहर कहता कि शायद बिल्ली ने किया होगा। मुझे यकीन था कि ये बिल्ली का काम नहीं है, मगर उसने कभी मेरी ये बात को नहीं माना। कुछ साल बाद हमारी बेटी पैदा हुई। हर चीज़ वैसी ही चलती रही। अंधेरी परछाइयाँ, लाइट्स का जल बुझ होना और टीवी का बेवजह बंद हो जाना। मैं भी अपने बच्चों के साथ खेलती। मुझे महसूस होता कि कोई और भी है जो हमें देख रहा है। आखिर एक दिन हमें ये घर छोड़ना पड़ा। जब मैं अपनी पड़ोसन आमना आंटी से आखिरी मुलाकात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये घर उनके एक पुराने दोस्त का था जो इसी घर में मर गया था, और ये भी बताया कि उनका कमरा हमारे बेटे का कमरा था। मुझे अब सब कुछ समझ आने लगा। शायद कुछ भी हो रहा था। वो उनकी ही रूह थी जो अब भी वहीं थी। मेरा शोहर आज भी ये बात नहीं मानता। वो आज तक कहता है कि ये सब सिर्फ बिल्ली की शरारत थी, मगर मुझे पता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये सब वाकई हुआ था हमारे साथ, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वो रूह आखिर वहाँ से चली गई है या आज भी उस घर में भटक रही है। ये था मेरा वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।